अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यील्ड कर्व एक छोटा सा टॉपिक है एमएफए में। आए जरा इसको डिस्कस करते हैं, लेकिन याद रखिएगा मार्क्स के लिहाज से एक इंपॉर्टेंट एरिया है जिससे पूरा सवाल बन के आ सकता है 6 से 8 मार्क्स का। आए जरा इसको देखते हैं जनाब। यील्ड कर्व है क्या? सबसे पहले हम बात करेंगे सर यील्ड की। यील्ड का मतलब होता है सूद। किसके लिए? कमाने वाले के लिए। ठीक है जी, यानी ये पूरा टॉपिक होगा इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से। ठीक है जी, इश्यूअर के पर्सपेक्टिव से नहीं होगा, इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से होगा। यील्ड का मतलब होता है कमाई, सूद की कमाई। डन। मुझे एक बात बताएं, एक कंपनी लोन लेती है, ठीक है जी, और एक इन्वेस्टर या लेंडर लोन देता है। ठीक है जी, इन्वेस्टर के लिए इंटरेस्ट कमाई है, इनकम है, कंपनी के लिए वो एक कॉस्ट है, सूद है, एक्सपेंस है। ठीक है जी, कंपनी डेट लेती क्यों है सर? इसलिए लेती है कि उसको अपने प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करना होता है, अपने ऑपरेशंस को फाइनेंस करना होता है, वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करना होता है। लोन लेने के 1000 रीजन है, एग्जाम में आ जाए आप लिख सकते हैं, ऐसा सवाल एग्जाम में पूछेगा भी नहीं। वो डेट कैपिटल जो है वो जब कंपनी लेती है सर, तो सीधी सी बात है कंपनी को इस पे क्या पे करना पड़ता है? सूद पे करना पड़ता है। ठीक है जी, कंपनी को ऑल डेट फाइनेंस इज इशूड बाय द कंपनी कैरीज इंटरेस्ट। क्या सबका इंटरेस्ट सेम होता है? कंपनी ने जितने लोन इशू किए, क्या सबका इंटरेस्ट सेम है? नहीं, सबका इंटरेस्ट सेम नहीं होता। ठीक है जी, मिसाल के तौर पर कंपनी ने 2001 में एक बॉन्ड इशू किया, उसका इंटरेस्ट कुछ और होगा। 2004 में एक बॉन्ड इशू किया, उसका इंटरेस्ट कुछ और होगा। आखिर रीजन क्या है कि एक ही कंपनी के मुख्तलिफ बॉन्ड्स के रेट अलग होते हैं। इवन एक ही दिन पे डिफरेंट बॉन्ड इशू हो तो उनके भी रेट अलग होंगे। सर इनके 3-4 फैक्टर्स हैं। नंबर 1, सबसे पहले हमारे पास मेच्योरिटी। देखिए मेच्योरिटी का क्या मतलब है? एक 3 साल वाला बॉन्ड है जो 3 साल में मेच्योर हो जाएगा। हमने 3 साल के लिए लोन लिया, इन्वेस्टर ने 3 साल के लिए सूद पे पैसा लगा दिया। कितने साल के लिए इन्वेस्टर का पैसा फंसा हुआ है? 3 साल के लिए। एक 10 साल का बॉन्ड है, अगर यहां इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करेगा तो कितने साल के लिए पैसा फंसा होगा? 10 साल के लिए। खुद मेरे बच्चों सोच के बताओ किसमें इन्वेस्टर का पैसा ज्यादा टाइम के लिए फंस रहा है? इसके अंदर। तो वो कहां ज्यादा सूद डिमांड करेगा? सीधी सी बात है, यहां पर आमतौर पर हायर मेच्योरिटी टर्म्स के इंटरेस्ट रेट ज्यादा होते हैं लोअर मेच्योरिटी टर्म के मुकाबले। ठीक है जी, तो मेच्योरिटी एक फैक्टर है जिसकी वजह से दो सिमिलर बॉन्ड्स जो बाकी सारे फैक्टर्स की वजह से सिमिलर हो, मेच्योरिटी डेट्स उनके आगे पीछे हो, एक छोटे टर्म का बॉन्ड, एक ज्यादा टर्म का बॉन्ड, ज्यादा टर्म वाले बॉन्ड का सूद का रेट ज्यादा होता है। नंबर 2 सर हमारे पास मेच्योरिटी के बाद है सर हमारे पास सिक्योरिटी, यानी कोलेटरल क्या रखवा है भाई? जब कंपनी कोई बॉन्ड इशू करती है, लोगों से सूद पे पैसा लेती है, गिरवी क्या रखवाती है? उस गिरवी रखवाए जाने वाले एसेट की मालियत, उसकी क्वालिटी डिटरमिन करती है कि सूद का रेट क्या होगा। एक बॉन्ड जिसके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी ना हो या घटिया तरीन एसेट सिक्योरिटी पे रखा गया हो, तो सर सीधी सी बात है उसका इंटरेस्ट रेट क्या होगा? लो सिक्योरिटी अगर हो या मतलब क्वालिटी लेस सिक्योरिटी हो तो उसका इंटरेस्ट रेट क्या होगा? ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अ बॉन्ड जिसकी सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। मैं एक बैंक से लोन लेने जाऊं और मैं उसको कहूं कि यार मैं गिरवी आपके पास जो है वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स रखवाऊंगा, मैं आपके पास सोना गिरवी रखा दूंगा। ठीक है जी, अब देखो उसको बेचना कितना आसान है। ठीक है जी, और दूसरे बैंक से मैं लोन लेने जाता हूँ, उसी टर्म पे लोन लेता हूँ, सारी चीजें सेम। मैं उसको कहता हूँ जनाब मैं आपको जो है ना मेरे अब्बा की जो है वो जमीन है छांगा मांगा में, वो आपको दे रहा हूँ। अब खुद सोचो, बैंक को ज्यादा अगर मैं पैसे नहीं दूंगा, ज्यादा जल्दी क्या चीज बिक जाएगी? बैंक गोल्ड बिक जाएगा, छांगा मांगा के जंगलात में जाएगा कौन? उसकी वैल्यूएशन कौन निकालेगा? तो याद रखिएगा, जिस कंपनी जब लोन लेती है कंपनी, तो जो सिक्योरिटी वो दे रही है इन्वेस्टर को, सिक्योरिटी अगर इन्वेस्टर को अच्छी मिल गई तो लोन का रेट कम कर देगा क्योंकि उसको रिस्क कम फील होगा। और अगर सिक्योरिटी बुरी होगी, बकवास सिक्योरिटी होगी जिसको लिक्विडेट करना मुश्किल होगा, सीधी सी बात है वो इंटरेस्ट रेट ज्यादा चार्ज करेगा। ठीक है जी, नंबर 3 सर हमारे पास सीनियरिटी। सीनियरिटी का मतलब क्या है? मेरे पास एक बिल्डिंग है, मैं बैंक से लोन लेने गया, मैंने बैंक को कहा भाई मेरे पास ये बिल्डिंग है, ये है 10 करोड़ रुपए की बिल्डिंग, ठीक है, और मुझे लोन चाहिए 5 लाख का। बिल्डिंग कितने की है? 10 करोड़ की मैं गिरवी रखा रहा हूं, 5 लाख का लोन ले लिया। दूसरे बैंक के पास गया, मैंने कहा लोन चाहिए मुझे 1 मिलियन रुपए का। तो बैंक ने कहा गिरवी क्या रखा रहे हैं? मैंने कहा यही एसेट। उससे कहा एसेट ऑलरेडी गिरवी है। मैंने कहा भाई 5 लाख रुपए का लोन है, 10 करोड़ रुपए का एसेट गिरवी रखवाया, तो सीधी सी बात है सारा उसके पास तो कोलेटरल नहीं जाएगा ना। मैं चाह रहा हूं कि इसी कोलेटरल पे आप मुझे भी लोन दे दो, मतलब मुझे और भी लोन दे दो दूसरे बैंक से। मैंने कहा ये बैंक ए है, ये बैंक बी है।
बैंक ए को भी यही एसेट गिरवी रखवाया, बैंक बी को भी यही गिरवी रखवाया। बैंक ए को मैंने नाम दे दिया कि सर पहला चार्ज इसका है, सीनियर चार्ज इसका है, ये सबऑर्डिनेट चार्ज है। सबऑर्डिनेट चार्ज, सीनियर चार्ज मतलब कल अगर मैंने पैसे नहीं दिए और ये एसेट बिका, सबसे पहले पैसे किसको जाएंगे? ए को जाएंगे। इसका मतलब है ए चार्ज में सीनियर है, यानी ए के पास इस कोलेटरल के ऊपर राइट ज्यादा है एज कंपेयर टू बी। अब बताओ सर, अगर ए और बी से मैंने जो लोन की अमाउंट है वो सेम ली है, बाकी सारी कंडीशन सेम है, किस बैंक ने मुझसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज किया होगा? सीधी सी बात है बी ने। क्यों? क्योंकि वो कोलेटरल में सेकेंडरी है। तो तीन चीजें याद रखना सर, ये बेस करती हैं कि सूद का रेट क्या होगा इन्वेस्टर के लिए। नंबर वन, इन्वेस्टर को सबसे पहले जो बॉन्ड की मेच्योरिटी है वो कितनी मिल रही है। इन्वेस्टर का जितना पैसा फंसेगा वो ज्यादा सूद डिमांड करेगा, कम देर के लिए पैसा फंसेगा कम सूद डिमांड करेगा आमतौर पर। नंबर टू, सिक्योरिटी। अगर आप जब लोन दे रहे हो किसी को, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है जी, लेंडिंग कर रहे हो, और लेंडिंग करते वक्त बोरोवर आपको एक अच्छी क्वालिटी का एसेट लोन सिक्योरिटी के तौर पर रखा दे, आपका रिस्क वैसे ही कम हो जाएगा, आप इंटरेस्ट रेट कम कर दोगे। लेकिन अगर आपको एसेट एक ऐसा पकड़ाया जाए जिसको बेचने में 10 झमेले हो, तो सर आप इंटरेस्ट रेट ज्यादा रखोगे। और सर अगर एक ही एसेट में मल्टीपल बोरोवर्स को, मल्टीपल जो है वो लेंडर्स को एडजस्ट किया जाए, बोरोवर के पास एक ही एसेट और मल्टीपल लेंडर से वो बोरिंग करे, तो हर लेंडर को वो नंबर देगा, पहला चार्ज तुम्हारा, सेकंड चार्ज तुम्हारा, थर्ड चार्ज तुम्हारा, फोर्थ चार्ज तुम्हारा। चार्ज में नंबर में जितना बड़ा नंबर होगा तुम्हारा, जितना देर से तुम्हारा नंबर आएगा, उतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट तुम चार्ज करोगे। इन्वेस्टर सूद का रेट चार्ज करता है टाइम टू मेच्योरिटी देख के, क्वालिटी ऑफ सिक्योरिटी देख के, और सर कोलेटरल के अंदर चार्ज में अपनी सीनियरिटी देख के। जितना सीनियर होगा, जितना ऊपर के नंबर्स में होगा, वो उतना कम सूद चार्ज करेगा। आई होप ये आपको पहला पड़ाव समझ में आ गया। ठीक है जी, आइए जरा देखें इस पे नोट्स में हमने क्या लिखा है। जनरली बॉन्ड्स विद लॉन्गर मेच्योरिटी certainly carries higher interest rates as compared to low maturity bond. Security, proper security, ठीक है जी, as compared to a bond with no security or security of a lesser quality, उसका सूद सीधी सी बात ज्यादा होगा, जिसकी सिक्योरिटी अच्छा उसका सूद का रेट कम होगा। A bond with senior status carries a lower markup as compared to a subordinated loan. और ये senior और subordinate का मसला क्या है, जब डिस्पोजल होगा सिक्योरिटी का, ठीक है जी, तो पैसे किस हिसाब से बटेंगे, पहले किसको मिलेगा फिर किसको मिलेगा। ठीक है जी, आई होप ये आपके भेजे में बैठ गया होगा, इसको अच्छे तरीके से देख लें। हम सेकंड स्टेप पे जा रहे हैं। अच्छा जी, हम बात करेंगे जनाब दो एस्पेक्ट के ऊपर। सर मिसाल के तौर पर एक इशूअर ऑफ बॉन्ड है जिसको हम कहते हैं जनाब बोरोवर। ठीक है जी, इशूअर ने एक बॉन्ड इशू किया और इसको परचेज किया सर मिसाल के तौर पर इन्वेस्टर ने। दोनों के बीच में रेट तय हुआ 10% का। 10% इशूअर यानी कंपनी पे करती है, इशूअर कंपनी, और इन्वेस्टर ये रिसीव करता है। डन। अच्छा, इधर है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट और इशूअर की पार्टनरशिप। इशूअर जो कमाएगा 30% गवर्नमेंट को देगा, इशूअर जो खर्चा करेगा 30% गवर्नमेंट से टेक्निकली रिफंड ले लेगा, ठीक है, या रिलीफ ले लेगा। जब इशूअर ने 10% का सूद पे किया ना, तो इशूअर गया गवर्नमेंट के पास कि भाई मैंने तो एक खर्चा किया। गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, 3% मेरी तरफ से, 30% यानी जो आपने एक्सपेंस किया 10% का 30% यानी 3% मेरी तरफ से। अब बताएं इस इशूअर की नेट बोरोइंग कॉस्ट कितनी हो गई? 7%। कितनी हो गई? 7%। याद रखना, हर कंपनी की एफबीआर के साथ, गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप है। जो कमाएगी 30%, जो भी गवर्नमेंट का रेट होगा उसको आप टैक्स दोगे। टैक्स का मतलब क्या है? इनकम में हिस्सा, ठीक है जी, सारी इनकम में हिस्सा, लेकिन उस इनकम को कमाने के लिए जो एक्सपेंसेस हैं उसमें रिलीफ। ऐसा तो आप अगर 100 रुपए कमाओगे और आपने से 40 रुपए का खर्चा किया है, तो आपको एफबीआर 100 रुपए पर टैक्स काटेगा और 40 रुपए पर रिलीफ देगा। रिलीफ का मतलब है रिफंड देगा, टेक्निकली इसको आप ऐसे समझ लो। अब बताएं इशूअर की नेट बोरोइंग कॉस्ट कितनी है? 7%। ये कहलाती है इफेक्टिव बोरोइंग कॉस्ट of the company, that is KD post tax। इस इन्वेस्टर ने क्या कमाया बाबू? इस इन्वेस्टर की जेब में क्या गया? इस इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रिटर्न क्या था? सर इस इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रिटर्न या एक्सपेक्टेड रिटर्न, ये जो उसने कमाया वो 10% है। सर ये जो है ना, ये है हमारी यील्ड। ठीक है जी, याद रखना, यील्ड होती है टैक्स इग्नोर करके, यानी इन्वेस्टर की जेब में क्या जा रहा है। हमने ये नहीं देखना, ये यील्ड नहीं है, ये कंपनी की इफेक्टिव बोरोइंग कॉस्ट है। यील्ड ये है, ग्रॉस होगी यील्ड, हमेशा क्या होगी?
ग्रॉस होगी, यानी इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रिटर्न यील्ड है, कंपनी का जो पे कर रही है वो इफेक्टिव कॉस्ट वो यील्ड नहीं है। डन। तो ये डिफरेंस याद रहेगा। अब बता कोई पूछे कि मुल्क में क्या चल रही है यील्ड, तो मैं क्या कहूंगा 7%? नहीं सर 10%। ये बात भेजे में बैठती है जनाब, ये बात समझ आती है सर? चलें जी एक स्टेप आगे जाते हैं जनाब। कंपनीज कॉस्ट ऑफ डेट इज नेट ऑफ टैक्स, ठीक है जी। बॉन्ड होल्डर्स रिक्वायर्ड रिटर्न इज द ग्रॉस रिटर्न दैट द इन्वेस्टर विल ऑब्टेन। फॉर एग्जांपल, a company issues a bond and pays a coupon rate of 10%. ये कंपनी की कॉस्ट नहीं है अभी, and tax rate applicable to the company is 30%. The effective cost of borrowing would be 7%. तो कंपनी is effectively paying 7%. 10% पे करके 3% रिफंड ले रही है कहीं और से, या 3% का बेनिफिट ले रही है, अपना टैक्स लायबिलिटी बचा रही है, ठीक है जी। However, the investor will receive full 10%, is the required rate for him or her, ठीक है। Therefore, the company's cost of capital would be 7% and investor required return will be the gross yield of 10%. याद, ये डिफरेंस याद रहेगा, यील्ड ये है, ये यील्ड नहीं है, याद रहेगा मेरे बच्चों। ये भेजे में बैठ गया। बड़े एक स्टेप, सेकंड स्टेप हमारा खत्म हुआ, 5 स्टेप में हम इसको लेके चलेंगे। ये सेकंड स्टेप यहाँ खत्म हुआ। चलें जी एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। मैं आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन रखता हूं, ठीक है जी। एक बॉन्ड है, इन्वेस्टर ने खरीदा है, 0, 1, 2 और 3, 3 सालों का बॉन्ड है। इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, इस इन्वेस्टर को इस पे इंटरेस्ट मिलेगा, इस पे इंटरेस्ट मिलेगा सर इसको 10 रुपए का, अगर आज खरीदता है 10 रुपए का और 10 रुपए का सर, और इसको रिडम्पशन पे 100 रुपए रिसीव होंगे, ठीक है। बताएं ये इन्वेस्टर कितने रुपए कमाएगा? 10, 10 और 110। डन। इन्वेस्टर ने अगर आज ईयर 0 पे बॉन्ड खरीदा ना, तो 1 साल बाद इतने मिलेंगे, 2 साल बाद इतने मिलेंगे, 3 साल बाद इतने मिलेंगे। डन। एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है, कि मुझे इस बॉन्ड की मार्केट वैल्यू निकाल के दो। क्या निकाल के दो? मार्केट वैल्यू निकाल के दो। बड़ा आसान है सर, आप इसकी मार्केट वैल्यू निकालने के लिए अप्रोप्रिएट कॉस्ट ऑफ डेट से या जो यील्ड चल रही है मार्केट में वो उठाएं और उससे प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें। मार्केट में जो यील्ड चल रही है वो उठा लूं। कौन सी यील्ड उठाऊं सर? वो जो पेपर में गिवन होती है। टेक्निकल बात करेंगे, फजूल बात नहीं करेंगे, ठीक है। पेपर में गिवन होती है वो वाली बात नहीं करेंगे हम। देखिए आमतौर पे आपके लेवल पर एग्जामिनर आपको देगा एक सिंगल रेट और कहेगा ये मार्केट रेट है, आप इसकी डिस्काउंटिंग कर लो। लेकिन मुझे खुद एक बात बताओ, एक कैश फ्लो जो इन्वेस्टर को 1 साल बाद मिल रहा है और एक कैश फ्लो जो इन्वेस्टर को सिर्फ 2 साल बाद मिल रहा है, दोनों में से ज्यादा रिस्की कौन सा है? ज्यादा ना मिलने के चांस किसके? सीधी सी बात है, जो जितना लेट है उसकी प्रोबेबिलिटी टू रिसीव कम होगी। जितना फ्यूचर में आप आगे जाओगे, आगे के हालात का किसको पता, इसके मिलने के चांसेस तो इन दो के मुकाबले में और वीक है। तो क्या इन तीनों कैश फ्लोज का रिस्क बराबर हुआ? नो, इसमें कम रिस्क है, इसके मिलने के चांसेस कंपैरेटिवली ज्यादा हैं इन दो के। तो क्या तीनों को एक ही रेट से डिस्काउंट करना चाहिए? नहीं। तो फिर सर हम पीछे पूरी टाइम क्या करते आ रहे हैं? हम तो यही रेट यूज करते हैं। इनफैक्ट आप नहीं कराया कि शॉर्ट टीचर ने तो कराया भी नहीं। हाँ बेटा, अब और एक सही अप्रोच देखते हैं और एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच देखते हैं। सर इन 3 कैश फ्लोज को डिस्काउंट करने के लिए, इन 3 कैश फ्लोज को डिस्काउंट करने के लिए 3 अलग अलग रेट इस्तेमाल होने चाहिए। ये 3 अलग अलग रेट ही इफेक्टिवली यील्ड कर्व है, ठीक है जी। 1 साल आगे के कैश फ्लो का रेट से अज्यूम करते हैं, अप्रोप्रिएट रेट हमारे पास 6% है। इसको डिस्काउंट करने के लिए 6% का रेट, इसको डिस्काउंट करने के लिए अज्यूम करते हैं 7.5% का रेट, इसको डिस्काउंट करने के लिए अज्यूम करते हैं 8.1052% का रेट। तो डिस्काउंट करते हैं और निकालते हैं मार्केट वैल्यू। सर 10 रुपए डिवाइडेड बाय 1 प्लस 16% रेज टू पावर 1, 10 रुपए डिवाइडेड बाय 1 प्लस 7.5% रेज टू द पावर 2, और 110 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 8.1052% रेज टू द पावर 3। अगर आप इन तीनों की इंडिविजुअल प्रेजेंट वैल्यूज निकालो, इंडिविजुअल प्रेजेंट वैल्यूज सर, एक मिनट होल्ड कीजिए। तो सर मेरे पास इंडिविजुअल प्रेजेंट वैल्यूज आती हैं 9.43,
बिल्कुल ठीक सर, देख लें यही आ रहा है सर, ये 6% 16 नहीं है नशई। दूसरा वाला सर ये आता है मेरे पास 8.57, पक्का ना सर 8.65 आता है सर। और तीसरा वाला सर ये आता है मेरे पास अराउंड कोई 87.07। बेटा इन सबको मिला लूं तो मेरे पास मार्केट वैल्यू आ जाएगी सारे कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू। मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज 105.15। डन। इसका मतलब है सर हमें 3 अलग अलग रेट्स चाहिए थे ये प्रेजेंट वैल्यू मालूम करने के लिए। डन। और ये प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 105.15। तो एग्जाम में जितने साल बॉन्ड होगा उतने साल के रेट्स भी गिवन होने चाहिए। अपेरेंटली तो ऐसे ही लग रहा है, ऐसा यही है ना। अच्छा, व्हाट इफ के एग्जामिनर इन 3 रेट्स की जगह मेरे बच्चों इन 3 रेट्स की जगह एक ही रेट देता। गौर से देखना, इन 3 रेट्स की जगह एग्जामिनर क्या करता? एक ही रेट देता। वो कहता यही कैश फ्लोज हैं, यही कैश फ्लोज हैं और आपने मार्केट वैल्यू निकालनी है, रेट हम आपको दे रहे हैं एक ही। हमने कहा अच्छा वो कौन सा रेट है? एग्जामिनर ने कहा रुको तो सही, सबर तो करो, रेट हम दे रहे हैं आपको 8% का। कितने का? 8% का। 8% का रेट। हमने कहा ठीक है, अभी इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं सर। 10 डिवाइडेड बाय 1.08 रेज़ टू पावर 1, 10 डिवाइडेड बाय 1.08 रेज़ टू पावर 2 और 110 डिवाइडेड बाय 1.08 रेज़ टू पावर 3। ऐसा बताएं सर, अगर मैं आपसे पूछूं मुझे इनकी प्रेजेंट वैल्यू बताओ, इन तीनों की प्रेजेंट वैल्यू बताओ, तो आप कहोगे सर 9.26, आप कहोगे सर 8.57 और आप कहोगे सर 87.32। और अगर मैं आपको कहूँ भाई मुझे मार्केट वैल्यू चाहिए इंटायर, तो आप कहोगे 105.15। अरे ये तो वही मार्केट वैल्यू जो यहाँ निकली थी, हैं? ये तो सेम मार्केट वैल्यू निकली। हाँ ये सेम मार्केट वैल्यू निकली। असल में जो जेन्युइन डिस्काउंट रेट्स है ना, जिससे डिस्काउंटिंग होनी चाहिए, वो ये कहलाते हैं यील्ड रेट्स या स्पॉट रेट्स। हर साल का रेट अलग। पेपर में वो आपको देता है इन तीनों का ऐसा एवरेज रेट जिससे मार्केट वैल्यू सेम आ जाए। ठीक है जी, ऐसा एवरेज रेट देता है जिससे मार्केट वैल्यू सेम आ जाए। सर फिर मुझे बताएं यील्ड कर्व क्या है? यील्ड क्या है सर? ये तीनों भी यील्ड्स हैं। कहां गया? सॉरी, ये तीनों भी यील्ड हैं। ईयर 1 का 6%, 7.5%, 8.10%। और इनका एवरेज क्या है? इनका एवरेज क्या है? 8%। ठीक है जी, एग्जाम में 8% आपको देता है। अगर एग्जाम में 3 रेट दे तो आपने 3 इस तरह निकालने। क्या दोनों से मार्केट वैल्यू सेम आएगी? हाँ, उसूलन सेम आनी चाहिए। ऐसा। अब अगर एग्जाम में पूछेगा यील्ड कर्व, मैं कहूंगा भाई यील्ड कर्व का मतलब है यील्ड और टाइम का रिलेशन। भाई 1 साल आगे के कैश फ्लोज का डिस्काउंट रेट है 6%, उसके आगे जाऊं रिस्क बढ़ गया, डिस्काउंट रेट बढ़ गया, उसके आगे जाऊं रिस्क और बढ़ गया, डिस्काउंट रेट और बढ़ गया। ठीक है जी, और इन तीनों का एवरेज क्या है सर? 8%। एवरेज इस तरह नहीं निकलेगा कि तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दो, नहीं। इन तीनों का एवरेज का मतलब है वो सेम वो रेट, ऐसा रेट जो इन तीनों से जो एनपीवी निकली है उससे भी निकले। तो सर हम कहेंगे जनाब हमारे मुल्क में एवरेज रेट 3 सालों का जो चल रहा है, एवरेज 3 सालों का जो एवरेज रिटर्न चल रहा है वो 8% पे चल रहा है। हर स्पेसिफिक ईयर का अलग है। व्हाट इज यील्ड कर्व? यील्ड कर्व इज द रेट ओवर टाइम। रेट ओवर टाइम, सूद का रेट ओवर द पीरियड कितना बढ़ रहा है। ठीक है जी, आमतौर पर सूद का रेट बढ़ता जाता है, ऐसा। तो सर ये याद रखिएगा, ये जो मेरे पास 8% का रेट है, 8% का, ये कहलाता है यील्ड टू मैच्योरिटी। एक रेट। ये क्या कहलाते हैं? तीनों रेट। ये तीनों रेट कहलाते हैं यील्ड कर्व या स्पॉट रेट्स। क्या कहलाते हैं? स्पॉट रेट्स। क्या कहलाते हैं? स्पॉट रेट्स। ऐसा, ये बात समझ आती है। 3 रेट भी दे सकता है एग्जामिनर, 1 रेट भी दे सकता है। यील्ड कर्व के टॉपिक में हमें सिखाया जाता है कि हर साल का रेट अलग होना चाहिए। एवरेज रेट एक ऑल्टरनेटिव तरीका है, दूसरा तरीका है, लेकिन सही तरीका क्या है? हर साल का रेट अलग अलग होना चाहिए। ठीक है जी, ये हमारा तीसरा स्टेप खत्म हुआ है। सर इसी फैक्टर की अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो यील्ड कर्व इज द रिलेशनशिप ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड मैच्योरिटी ओवर टाइम। जितना ज्यादा दूर जाओगे जनरली रेट बढ़ेगा। डन। फॉर एग्जांपल इफ अ 3-year बॉन्ड इज इन फ्रंट ऑफ अस, कैश फ्लो फॉर द फर्स्ट ईयर विल बी लेस रिस्की। ठीक है जी, देन ईयर 2 and 3। ठीक है जी, सो लोअर डिस्काउंट रेट शुड बी यूज्ड फॉर डिस्काउंटिंग इट कंपेयर टू ईयर 2 and 3। कैश फ्लो इन ईयर 2 will be more risky as compared to year 1 and less risky as compared to year 3.
So a discount rate, so a discount rate, sorry, so a discount rate used for discounting should be different from year 1 and 3. Cash flows from year 3 should be discounted as the highest rate. ठीक है जी, क्यों? Because इसमें highest liquidity risk है. Summary: higher the maturity is generally associated with higher risk, so higher discount rate is appropriate for discounting such cash flows. A single rate is used to discount bond, ठीक है जी, is the average rate of all yields over the time. ठीक है जी, आपने जो अभी तक एग्जाम के सवाल सॉल्व किए हैं, जो मैंने क्लास में कराए थे या काशिफ ने जो आपको कराए सर, उसमें मेन चीज यही थी कि एक ही रेट गिवन होता था प्रेजेंट वैल्यू निकालने का हर साल की कैश फ्लोज का, और वो हमारा यील्ड टू मैच्योरिटी यानी एवरेज रेट होता था. डन. अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, यील्ड कर्व असल में इस कर्व को कहते हैं. ठीक है जी, ये आपको बताता है कि ओवर टाइम सूद का जो रेट है वो कैसे होगा. आमतौर पे कर्व ऐसे होता है. ठीक है जी, यानी छोटे टर्म की मैच्योरिटी का रेट कम और बड़े टर्म की मैच्योरिटी जिसमें मैच्योरिटी का टाइम ज्यादा है उसका रेट ज्यादा. ठीक है जी, इसे 5% और मे बी 8%. ठीक है जी, 4 साल वाला बॉन्ड और मे बी 13 साल वाला बॉन्ड, ऐसा. तो याद रखिएगा कि सर जितनी मैच्योरिटी ज्यादा होगी उतना रेट ज्यादा होगा. ये हमारी आम अजम्पशन होती है. जनरली इंटरेस्ट रेट्स आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज. ठीक है जी, याद रखना, हायर मैच्योरिटी का रेट हायर होगा, लोअर मैच्योरिटी का रेट लोअर होगा. लेकिन बाज़ औक़ात सर होता ये कि मुल्क में सूद का रेट इतना हाई चल रहा होता है और फिर वो नीचे आना शुरू होता है. सबको पता होता है कि इंटरेस्ट रेट नीचे आने वाले और आगे टाइम में और नीचे आएंगे. ठीक है जी, जैसे वक्त गुजरता जाएगा नीचे आते रहेंगे. तो सर जब आपको लगता है कि एक्सपेक्टेशन इंटरेस्ट रेट नीचे आने की, फॉल की है, तो सर सीधी सी बात है, फिर तो कर्व उलट बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे. ठीक है जी, लोअर मैच्योरिटी में रेट ज्यादा होगा और हायर मैच्योरिटी के अंदर रेट कम होगा, ऐसा. लोअर मैच्योरिटी के अंदर रेट ज्यादा होगा, हायर मैच्योरिटी के अंदर रेट कम होगा, लेकिन ये आम तौर पे बहुत कम होता है. ठीक है जी, तो याद रखिएगा कि सर हमारे पास इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में गिर भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं. ठीक है, ये ग्राफ इफेक्टिवली यहां आना चाहिए था बीच में. ठीक है, देख लोगे शेप ऑफ द यील्ड कर्व जनरली हम्प्ड. ठीक है जी, यानी ऊपर जा रहा होता है. ठीक है, और बाज़ औक़ात सर वो नीचे भी आ रहा होता है जब इंटरेस्ट रेट्स की एक्सपेक्टेशन होती है कि फ्यूचर में नीचे आएंगे. व्हाट इफ के इंटरेस्ट रेट की एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में ऊपर जाएगा, तो कर्व ऐसे बनेगा. व्हाट इफ के इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में लगता है कि नीचे आएंगे, तो ऐसे बनेगा. व्हाट इफ के कर्व ऐसे बन सकता है सर, ऐसे बन सकता है. हाँ सर, शुरू की मैच्योरिटीज का जो है वो रेट थोड़ा सा नीचे, फिर ऊपर जाएगा, फिर उससे हायर मैच्योरिटी के लिए नीचे आएगा, फिर उससे हायर मैच्योरिटी के लिए ऊपर जाएगा. यील्ड कर्व की कोई भी शेप हो सकती है. ठीक है, आज अगर मैं 1 साल का लोन लेने जाऊं तो रेट मुझे मिलेगा 8%, 2 साल का लोन लेने जाऊं तो 10%, 3 साल का लोन लेने जाऊं तो 9%. क्यों? क्योंकि लग रहा है कि तीसरे साल में लोन का रेट, सूद का रेट कम हो जाएगा. ठीक है जी, 12 साल का लोन लेने जाऊं तो 14%. ठीक है जी, डिपेंड करता है कि मुल्क में इंटरेस्ट रेट्स की एक्सपेक्टेशंस क्या है, उसी के हिसाब से यील्ड कर्व का शक्ल नक्शा बनेगा. याद रखिएगा, ये जो इस पे इंटरेस्ट रेट प्लॉट किए जा रहे हैं, ये इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स के रेट होते हैं आमतौर पे. ठीक है जी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स के रेट, कॉर्पोरेट कंपनीज के रेट नहीं आते. ये सूद के रेट मुल्क लेवल पे निकाले जाते हैं, कंट्री लेवल पे निकाले जाते हैं यील्ड कर्व. ठीक है जी, इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए नहीं निकलता आमतौर पे, ये निकलता है कंपनी कंट्री के लेवल पे. यानी मुल्क में एक इन्वेस्टर जनरली क्या कमा रहा है और उसके लिए आइडियल तरीका क्या है कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स के रेट ले लो. किसी एक कंपनी के बॉन्ड्स उठाने की जगह, ठीक है जी, गवर्नमेंट के रेट ले लो. 1 साल के लोन के गवर्नमेंट के क्या रेट हैं, 2 साल के रेट के, 2 साल के लोन के लिए गवर्नमेंट के क्या रेट हैं. यानी अगर मैं गवर्नमेंट को लोन दूं 1 साल का, इन्वेस्टमेंट करूं गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, तो मुझे क्या मिलेगा, 2 साल पे क्या मिलेगा, 3 साल पे क्या मिलेगा. ठीक है जी, ये ग्रॉस यील्ड्स हैं, इसमें टैक्स नहीं कटा हुआ. और नंबर 2, ये गवर्नमेंट रेट्स हैं, किसी कंपनी के रेट्स नहीं है. फिर रिपीट कर रहा हूं, टर्म स्ट्रक्चर या यील्ड कर्व ये हमें ये बताता है कि ओवर द पीरियड मुल्क में इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे या गिरेंगे, क्या एक्सपेक्टेशन है लोगों की. ठीक है जी, क्लियर हो गया जी. देख लीजिएगा इसको, ये हमारा चौथा पड़ाव यहां खत्म. आए जरा सर एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं जनाब. इसमें 2 रिक्वायरमेंट्स हैं, 2 मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं. ये कह रहे हैं जनाब, कंपनी वांट्स टू इशू अ बॉन्ड दैट इज रिडीमेबल एट पार इन 4 years टाइम एंड पेज इंटरेस्ट एट द रेट 6%. ठीक है जी, ऑफ द नॉमिनल वैल्यू. द एनुअल स्पॉट यील्ड कर्व, याद रखना इसको स्पॉट रेट कहते हैं, हर साल का अलग रेट. स्पॉट रेट. ठीक है जी, वो कहता है पहले साल का स्पॉट रेट 3%, जैसे जैसे वक्त आगे गया रेट बढ़ता जा रहा है. ठीक है, कैलकुलेट द प्राइस ऑफ द बॉन्ड. यहां रुक जाओ, प्राइस ऑफ द बॉन्ड. 3 रेट दिए हुए. आए जरा सबसे पहले कैश फ्लोज निकालते हैं जनाब. हम निकाल रहे हैं मार्केट वैल्यू
using spot rates, that is yield curve। प्यारी सी लाइन लगा देना इसके नीचे। चलिए 0 1 2 3 4। जी कैश फ्लोस क्या क्या है? इंटरेस्ट है 6% का, 6 6 6 और 6। सर रिडम्पशन 100 रुपए की होगी अगर 100 रुपए का बॉन्ड है तो। हमेशा हम अज्यूम करते हैं कि बॉन्ड 100 रुपए का इशू हुआ है, ठीक है। 6 6 6 और 106। आए जरा जी इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट व्हाट? 3%, 3.5%, 4.2% और 5%, यही है। ऐसे ही सर। अब सर अगर इनकी मदद से मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूं, इनकी मदद से मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूं तो देखिए मेरे पास कितना आता है सर। प्रेजेंट वैल्यू कितनी आती है भैया? भैया मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू आती है 3% से 5.83। सर मेरे पास 3.5% से आती है 5.6 रेज़ टू पावर 2। हाँ सर। फिर मेरे पास आती है जनाब 4.2% से 5.2 रेज़ टू पावर 3। फिर मेरे पास 5% पे आता है जनाब 87.21। और इससे मेरे पास सर मार्केट वैल्यू आती है इसी बॉन्ड की 103.94। तो मार्केट वैल्यू निकालने का बिल्कुल सही तरीका ये। डन। अब एग्जामिनर ने दिया आपको एक चैलेंज, उसने कहा ये तो तुमने कर दिया पहला काम, ताली होनी चाहिए तुम्हारे लिए। दूसरा काम ये कि ग्रॉस रिडम्पशन यील्ड, यानी कि एक रेट निकाल के दो जिससे यही एनपीवी प्रोड्यूस हो। एवरेज रेट की बात कर रहा है सर, यील्ड टू मैच्योरिटी की बात कर रहा है। आए जरा यील्ड टू मैच्योरिटी कैलकुलेट करने जाए। यील्ड टू मैच्योरिटी क्या होगा सर? यील्ड सोचो खुद क्या होगा, कैसे निकलना चाहिए। यील्ड टू मैच्योरिटी वो रेट होगा, वो आईआरआर होगा इस मार्केट वैल्यू को इन कैश फ्लोज के साथ कनेक्ट कर दे। वो रेट जिससे इन कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू मार्केट वैल्यू के बराबर आ जाए। वो सिंगल रेट जिससे इन कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू बराबर आ जाए किसके? मार्केट रेट के। तो हम दूसरा काम करने जा रहे हैं। दूसरा काम क्या है सर? फाइंड सिंगल रेट, सिंगल यील्ड यानी एवरेज रेट, जिसको उर्दू जुबान में हम क्या कहते हैं? यील्ड टू मैच्योरिटी। ऐसा के नीचे खूबसूरत सी लाइन लगाते हैं हम सर, सांस रोक के। वेरी गुड जी। अब मैं काम कर रहा हूं, इन्हीं कैश फ्लोज को ले रहा हूं और एक आईआरआर निकालने जा रहा हूं इस मार्केट वैल्यू के साथ। मैं ले रहा हूं मार्केट वैल्यू कितने की भाई? 103.94। ठीक है जी, 103.94। इन कैश फ्लोज का ऐसा रेट जो इनकी प्रेजेंट वैल्यू को इसके बराबर ले आए, यानी एनपीवी जीरो ला दे। एनपीवी जीरो ला दे। ठीक है जी। अगर मैं पहला रेट लूं सर, मुझे पहला रेट एनपीवी के लिए लेना चाहिए 6%, जो कि कूपन रेट है। आप इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे ना इंडिविजुअली 6% पे, तो ये प्रेजेंट वैल्यू आएगी 100 रुपए। चेक कर लो, निकाल लो निकाल लो निकाल लो, मैं आपके साथ दे देता हूँ, निकाल लें सर। ये आएगा 5.66, ये आएगा 5.34 सर, ये मेरे पास आएगा 5.04 सर, ये मेरे पास आएगा 83.96। बताएं सर इससे एनपीवी कितनी आएगी? इससे प्रेजेंट वैल्यू आएगी 100 और एनपीवी रह जाएगी 3.94। डन, पक्का जी। अब देखिए नेगेटिव है एनपीवी, तो मैं काम करता हूँ एक और रेट लेता हूँ। इस दफा जो मैं रेट लूंगा डिस्काउंटिंग के लिए वो छोटा रेट लूंगा ताकि एनपीवी पॉजिटिव आए, क्योंकि मुझे आईआरआर निकालना है। तो मैं 4% का रेट ले लेता हूँ सर। इस 6 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू आएगी 4% पे 5.77। इस 6 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू 2 साल बाद जो पड़ रहा है ये मेरे पास आएगा 5.55। इस 6 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू मेरे पास सर 4% पे आएगी
5.33। इस 106 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू मेरे पास आएगी 90.61। और सर मेरे पास जो टोटल प्रेजेंट वैल्यू आएगी सारी चीज़ें मिला के, वो आएगा सर अराउंड कोई एनपीवी आएगा मेरे पास। एनपीवी आएगी सर मेरे पास 3.32। यानी अगर मैं इसको यहाँ पर 103.94 रख दूं तो सर मेरे पास एनपीवी आएगी 3.32 पॉजिटिव। डन। इन कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू ये है, ठीक है जी। और इन कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू ये है, यानी 100 रुपए। डन। ठीक है जी, मेरे पास एनपीवी आ गया। इन सबको नेट करने के बाद 3.32। अब बनाए सर मेरे पास दो रेट्स हैं, दो एनपीवीज हैं। छोटा रेट है मेरे पास 4% का, जिसपे पॉजिटिव एनपीवी है 3.32। सर मेरे पास बड़ा रेट है 6% का, जिसपे एनपीवी नेगेटिव आ रही है अराउंड कोई 3.94। ऐसा। अब एक काम करता हूँ, मैं आईआरआर निकालने जाता हूँ। आईआरआर बराबर है ए प्लस ए माइनस बी माइनस ए। डन। मगर इसको मैं मजीद सॉल्व करने जाऊं, साथ होना मेरे। आईआरआर बराबर है 4% प्लस 3.32 डिवाइडेड बाय 3.32 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, क्योंकि जो 3.94 है वो माइनस में। तो क्या आएगा सर? बी माइनस ए इज 6% माइनस 4%। दिस आईआरआर वुड बी कितना जी? 4.916। अब इस 4.916 से अगर आप इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालें तो सर आपके पास इफेक्टिवली वही मार्केट वैल्यू आएगी जो आपने मल्टीपल रेट से निकाली थी, अगर आप इस रेट से एनपीवी निकाले ना, तो वही एनपीवी निकलेगी जो मल्टीपल रेट से निकली थी। ठीक है जी, मैं निकाल देता हूं इसको, पहले अच्छे तरीके से कॉपी कर लें। चलिए सर, हम तीसरा काम भी करने चलते हैं। सर तीसरा काम है हमारे पास चेक करने के लिए कि वाकई इस आईआरआर से सेम मार्केट वैल्यू आती है नहीं आती है। थर्ड, market value using yield to maturity, यानी सिंगल रेट। एक खूबसूरत सी लाइन हमने लगा दी नीचे। सर अगेन हम कैश फ्लोज ले लेते हैं सर। 0, 1, 2, 3 और 4, ऐसा 4 साल है, 4 कैश फ्लोज हमने ले लिए। सर हमारे पास इंटरेस्ट 6 रुपए, 6 रुपए, 6 रुपए और 6 रुपए। डन। फिर सर हमारे पास रिडम्पशन वैल्यू एंड पे आके 100 रुपए। 6, 6, 6, 106। इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं हम। एनपीवी हम निकालते हैं एट द रेट 4.916। ठीक है, 4.91 से निकालते हैं। ठीक है जी, इस 6 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू 4.91 से आएगी सर 5.72। सर इसकी वैल्यू आएगी 5.45। सर इसकी प्रेजेंट वैल्यू मेरे पास आएगी 5.2। इसकी प्रेजेंट वैल्यू मेरे पास आएगी 87.5। ठीक है, और मेरे पास सर एनपीवी यानी मार्केट वैल्यू आ जाएगी, तीनों को चारों को ऐड करके ये आ जाएगी 103.94। ऐसा चेक करो, यही वैल्यू आ रही थी ऊपर भी स्पॉट रेट से जब आप डिस्काउंटिंग कर रहे थे, हैं? स्पॉट रेट से जब डिस्काउंटिंग कर रहे थे तब भी यही आई थी जी सर, 103.94। तो क्या मैं कंक्लूड कर सकता हूं, कंक्लूड कर सकता हूं कि मेरे पास जो स्पॉट रेट्स थे, स्पॉट रेट जो थे ईयर 1 का, ईयर 2 का, ईयर 3 का, जो मेरे पास स्पॉट रेट से कितने, और 4 साल के थे, सॉरी स्पॉट रेट से कितने, 3, 5, 3.5, 4.2 और 5,
3, 3.5, 4.2 और 5। असल में इन स्पॉट रेट्स का जो यील्ड टू मेच्योरिटी है वो बराबर है 4.91% के, 4.916 जो भी है। डन, ये कर लोगे। एग्जाम में वो आपको ये कर सकता है कि ये रेट्स दे दे, मार्केट वैल्यू निकलवाए और फिर यील्ड टू मैच्योरिटी निकलवाए। डन, डन हो गया, देख लोगे। इसके लास्ट स्टेप पे हमारे हैं सर, ये कॉपी कर लें आप। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर इस पर्टिकुलर टॉपिक का आखिरी हिस्सा हमारे पास है कंस्ट्रक्टिंग अ यील्ड कर्व। आइए देखें जरा यील्ड कर्व बनाते कैसे, हमें कैसे पता चलता है कि इस साल का स्पॉट रेट क्या है, अगले साल का क्या होगा, उसके अगले साल का क्या होगा। ये हम निकालते हैं सर उसी मेच्योरिटी के बॉन्ड से। यानी मिसाल के तौर पर अगर मुझे ये मालूम करना है कि अगले 1 साल में क्या इंटरेस्ट रेट रहेगा, ठीक है, 1 साल का बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट क्या है, तो बड़ा सिंपल से वो है सर, आप एक बॉन्ड उठाएं जिसकी मेच्योरिटी 1 साल की हो, उसका कूपन रेट कितना है 6%, मार्केट वैल्यू 102 है, मार्केट वैल्यू 100 नहीं है, 100 होती तो मेरे लिए काम आसान हो जाता, मैं कहता भाई यही मेरी जो है वो यही मेरा यील्ड है। डन, लेकिन मार्केट वैल्यू 102, इन्वेस्टर को महंगा खरीदना पड़ेगा। इन्वेस्टर आज बॉन्ड खरीदेगा कितने का, 102 का, और उसको पहले साल के एंड पे 6 रुपए का अमाउंट भी मिलेगा सूद, और 100 रुपए भी वापस मिलेंगे, यानी कि 106 रुपए मिलेंगे। 102 रुपए की एक चीज खरीदी, 106 रुपए मुझे साल के एंड पे मिले। मुझे बताओ वो क्या रेट है जो 102 रुपए को एक साल में, 102 रुपए को एक साल में 106 रुपए पे ले गया, वो क्या रेट है सर? ये रेट मेरे पास आ रहा है अराउंड को 3.922%। तो मुझे ये पता चल गया कि जी अगले 1 साल में जो इंटरेस्ट रेट चलेगा वो 3.92% होगा, 922% होगा। ये वो रेट है जिससे आपको क्या करना है, जिससे आपको क्या करना है सर, अगर किसी प्रोजेक्ट के आप कैश फ्लो डिस्काउंट कर रहे हो तो सर 1 साल पे जो कैश फ्लो आ रहा है वो आप इस रेट से डिस्काउंट कर सकते हो। ठीक है जी, अगले साल मुल्क में ये सूद का रेट चलेगा। डन, ये हो गया मेरे पास 1 ईयर यील्ड। ठीक है जी, अब बताएं सर मेरे पास ईयर 2 यील्ड निकालनी है मैंने। अब एक ऐसा बॉन्ड पकड़े जिसकी मेच्योरिटी 2 साल है, उसकी आप यील्ड टू मेच्योरिटी निकाल लें सर, वो हमारे पास क्या होगा, 2 साल की यील्ड होगी, 2 साल का जो है वो यील्ड कर्व होगा। ये 5% है, 101। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि प्यारे भाई ये बॉन्ड है 0, 1, 2। ठीक है जी, इसकी मार्केट वैल्यू है 101। सर सूद है इसमें 5 और 5, रिडम्पशन है 100। भाई इस बॉन्ड का यील्ड टू मेच्योरिटी असल में 2 साल का स्पॉट है। ठीक है जी, 101, 5 और 105। अच्छा अब निकालें जरा सर, इसका IRR निकालना पड़ेगा, वो हमारा 2 ईयर का स्पॉट होगा सर, 2 ईयर का यील्ड कर्व होगा। IRR निकालते हैं सर, इसके तरीका देख लो, हर केस में आपको IRR निकालना पड़ेगा, 3 साल वाले बॉन्ड का भी, 4 साल वाले बॉन्ड का भी, डिफरेंट बॉन्ड्स का, ताकि आपको मुल्क में जो इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे वो आपको आइडिया हो जाए। ठीक है जी, ये आ गया 101। सर अगर मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूँ ना 5% से, 5% से ही निकालोगे तो वैल्यू 100 आएगी ना, एग्जैक्ट 100 आएगी सर। प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे 5% से, इसकी प्रेजेंट वैल्यू 101। सर इन सब की प्रेजेंट वैल्यू 100 होगी, लेकिन फिर भी अलग अलग निकाल लो आप सर, 4.76, और 105 की प्रेजेंट वैल्यू 5% पे 95.24। एनपीवी कितनी आ रही है सर इसकी? एनपीवी आ रही है बेटा ₹1 नेगेटिव। ठीक है, अगर मैं IRR निकालने जाऊं, मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालने जाऊं, अब चूंकि नेगेटिव है तो मुझे छोटा रेट लेना पड़ेगा, मैंने 4% का रेट ले लिया पहले साल की प्रेजेंट वैल्यू। तो इस 5 की प्रेजेंट वैल्यू देंगे 4% पे क्या आ रही है 4.81, इस 105 की प्रेजेंट वैल्यू क्या आ रही है 97.08। इससे जो एनपीवी आ रही है ना, ये आ रही है मेरे पास 1.89 पॉजिटिव। दो रेट्स, दो एनपीवीज, 4% प्लस कितना जी 1.89 डिवाइडेड बाय 1.89 प्लस 1 माइनस 1, क्योंकि वो भी माइनस में था, तो 5% माइनस 4%। सर क्या आ रहा है सर मेरे पास IRR? सर IRR मेरे पास आ रहा है 4.65%। इसका मतलब है सर अगर मेच्योरिटी 1 साल है बॉन्ड तो सर उसका यील्ड रेट है 3.92। 2 साल मेच्योरिटी है तो सर यील्ड है
4.65 डन। इसी तरह सर मेरे पास ईयर 3 का स्पॉट रेट, वो निकालने के लिए मुझे 3 साल का बॉन्ड पकड़ना पड़ेगा, उसकी यील्ड टू मैच्योरिटी देखनी पड़ेगी 0, 1, 2, 3। ठीक है जी। अब बताएं सर है कोई 3 साल का बॉन्ड? हाँ सर है, बिल्कुल सवाल में ही दिया हुआ है। 97 का 4% वाला, जिसकी मार्केट वैल्यू कितनी है 97, 4 रुपए का सूद देता है सर ये। सर इसकी एनपीवी निकालते हैं, 4 का रेट है तो 4% पे निकाल लेते हैं। सर इसकी 4% पे 3.85, 97 3.85। सर मेरे पास 3.7 और 92.46, इससे मेरे पास एनपीवी आ जाएगी सर 3 रुपए पॉजिटिव। डन। अब मुझे लेना है एक बड़ा रेट ताकि एनपीवी नेगेटिव आए, तो मैं 6% का रेट ले लेता हूं सर 97। इस 4 की प्रेजेंट वैल्यू कितनी आएगी सर 3.77। इस 4 की प्रेजेंट वैल्यू आएगी 3.56। इस 104 की प्रेजेंट वैल्यू आएगी 87.32। और सर इससे मेरी एनपीवी आएगी कितनी जनाब सर नेगेटिव 2.35। अब अगर मैं आईआरआर निकालूं सर 4% प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2.35 मल्टीप्लाई बाय 6% माइनस 4%, कितना जनाब ये आ रहा है मेरे पास 5.1%। इसका मतलब है सर मुल्क में जो टर्म स्ट्रक्चर चल रहा है ना, टर्म स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है। एक साल के बॉन्ड का रेट, सूद का रेट सर 3.92 है। 2 साल के बॉन्ड का रेट 4.65 है, या 4.66 है। 3 साल के बॉन्ड का रेट 5.1 है। अगर आप अब किसी भी बॉन्ड की डिस्काउंटिंग करें सर, पहले साल के कैश फ्लोज को इस रेट से डिस्काउंट करें, दूसरे साल के कैश फ्लोज को इस रेट से डिस्काउंट करें, तीसरे साल के कैश फ्लोज को इस रेट से डिस्काउंट करें। देख लें सर इसको अच्छे तरीके से। ठीक है जी। देयर आर 3 बॉन्ड्स in issue for a given class of risk. All 3 bonds pay interest annual and will be redeemed at par. ठीक है जी। relevant information, इन 3 बॉन्ड से आपने क्या निकालना था, यील्ड कर्व निकालना था। और यील्ड कर्व निकालने के लिए डिफरेंट बॉन्ड्स मैच्योरिटी के 1 साल 2 साल 3 साल उनका आपको यील्ड टू मैच्योरिटी यानी आईआरआर निकालना पड़ेगा। वो यील्ड कर्व होगा हमारे मुल्क में राइज इंटरेस्ट रेट का। ठीक है जी। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपको खुश रखे अपने खर्चे पे। और सर इन तीनों से ना अगर आप एक एवरेज यील्ड टू मैच्योरिटी निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हो। ठीक है जी। एक एवरेज यील्ड टू मैच्योरिटी निकालना चाहो तो वो भी निकाल सकते हो। कैश फ्लोज को डिफरेंट की यील्ड टू मैच्योरिटी निकालने के लिए आपको एक बॉन्ड पकड़ना पड़ेगा। ठीक है जी, अलग से इन 3 के अलावा। और उनके कैश फ्लोज को आपको इस रेट और इस रेट से डिस्काउंट करना पड़ेगा। एक मार्केट वैल्यू निकालनी पड़ेगी और फिर रख के आपको यील्ड टू मैच्योरिटी निकालनी पड़ेगी। लेकिन ये याद रखना, एग्जाम में आपसे उस चीज दो ही तरीके के सवाल पूछ सकता है। या तो वो आपसे कहेगा कि जी मार्केट वैल्यू निकाल के दें, किससे, मल्टीपल रेट से, स्पॉट रेट से। फिर वो कहेगा कि जनाब एक सिंगल रेट इससे कैलकुलेट करके दें, और फिर वो कहेगा सिंगल रेट से भी एनपीवी सेम ला के दिखाएं। ठीक है जी। या वो आपसे कहेगा कि 3 बॉन्ड्स हैं, इन तीनों 2 साल 1 साल और 1 साल 2 साल 3 साल की मैच्योरिटी के होंगे, और वो कहेगा मुझे टर्म स्ट्रक्चर यानी यील्ड कर्व बना के दे दें। ठीक है जी। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे और आपके इम्तिहानों में आपको कामयाब करे। जज़ाकल्लाह।